कुछ नहीं कर सकती थी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? हाय, मैं रचना। तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। रचना, तू एक जगह बैठकर पढ़ नहीं सकती है क्या? आई, अब मैं पानी भी नहीं पी सकती क्या? देख, तुझे मैथ्स भारी जा रहा है ना, तो महेश सर के साथ बात कर ले। हाँ, मेरी बात हो चुकी है। हो आई। और एक साल फेल नहीं हो सकती है तू। मालूम है आई। काय का रचना, तेरे महेश सर बोल रहे थे कि मैथ्स के एक भी सवाल का जवाब तूने सही नहीं दिया। आई, तभी तो तुम चाहती हो ना कि मैं महेश सर से स्पेशल ट्यूशन लूँ। वो ट्यूशन का छोड़, लेकिन सारे जवाब गलत कैसे हो सकते हैं? फिर से फेल होने का सोचा है क्या तूने? बाड़ा, क्लास में ध्यान क्यों नहीं देती तू? आई, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैथ्स ना मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। देख बेटा, ये 10वीं तू कैसे भी करके पास कर ले। तेरे बाबा और मैं ये नहीं कह रहे कि तू आगे जाके पढ़, तो कुछ भी सीख ले कि तू कुछ बन सके, लेकिन कुछ भी सीखने के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। आई, मैं कोशिश करती हूँ ना। आप देखती हो ना, स्कूल से आने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ हाँ, पढ़ और पढ़, लेकिन 10वीं पास हो ले। रचना, काय ग, कुठे चाललीस ग? आई, बस थोड़ा ना एक राउंड मार के आती हूँ। बैठे बैठे ना सुस्ती आ गई है। नहीं नहीं, पढ़ाई करने को बैठ। आई, मैं बस अभी आती हूँ।
हाय। हाय, मैं रचना। तुम्हारा क्या नाम है? नमिता। इसी एरिया की हूँ। हाँ, कौन सी बिल्डिंग? मैं वो सामने सांची निवास में रहती हूँ। मैं नूपुर नगर में रहती हूँ। तुम यहाँ रोज़ आती हो ना? मेरी विंडो से दिखता है। मेरा मतलब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना घर पे, तो वहाँ विंडो है, तो तुम अपने आप ही दिख जाती हो। मायूसी में लिपटी नमिता को देखकर रचना के संवेदनशील दिल के तार छिड़ गए। वो नमिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। रचना खुद नमिता के पास गई और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रचना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द नमिता के मन का ज्वालामुखी फटने वाला था और वो अपनी मायूसी का कारण रचना को बताने वाली थी। ना, मैं स्कूल नहीं जाती। क्यों? स्कूल क्यों छोड़ दिया? वैसे मुझे भी ना पढ़ाई बहुत टफ लगती है और स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे स्कूल जाना पसंद है या नहीं। अच्छा, तेरे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है। आई बोली कि जब मैं 1 साल की थी तभी वो मर गए। तो तेरी आई सर्विस करती है? मेरी आई नासिक में रहती है। तो तू यहाँ किसके साथ रहती है? मैं मेरे मौसी के साथ रहती हूँ। तो तू स्कूल नहीं गई? मतलब नासिक में भी नहीं? 3री कक्षा तक गई थी, पर स्कूल का नाम याद नहीं। जब मैंने तुझे पहली बार देखा ना यहाँ बैठे हुए, तो मुझे लगा तो कि पता ही नहीं चला कि मेरे आई ने मेरा स्कूल क्यों छुड़वा दिया। तूने कभी आई से पूछा नहीं? नहीं, मैं तो उसे 2 साल से नहीं मिली हूँ। 2 साल? क्यों? तेरी आई तुझसे मिलने नहीं आती या फिर तू उनसे मिलने नहीं जाती है? वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि आई मुंबई नहीं आती, आती है। ऐसा क्यों? नमिता, आज स्कूल नहीं जाएगी तू। क्यों आई? अरे आज हमारे घर में काका आने वाले हैं। काका? कौन से काका आई? एक अच्छे वाले काका। तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना है। हाँ? कौन है वो? बाबा है मेरे? नहीं गो भाई, तुम्हें कितनी बार बताया तुम्हारे बाबा के बारे में? ये कोई और काका है। तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना है ना? मी नागेश, वो फरीदा ने पता दिया था यहाँ का। नमिता, मैं बाजार हो आती हूँ। काका का अच्छे से ख्याल रखना। ते जसं बोलतात तसं करायचं, नाराज नहीं करना उनको। मैं घंटा भर बाहर रहूंगी। कौन था वो आदमी नमिता? मुझे नहीं पता, पर रचना उसने मुझे बहुत दुखाया। बहुत सारे काका आने लगे, कभी दिन में 1, कभी 2, 3, 4। कभी दिन में आते थे, कभी रात में, कभी तो पूरा दिन आते थे। वो दर्द कभी कम नहीं हुआ, बस बढ़ता ही गया। मुझे वो सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने आई को बोला था कि मुझे ये सब नहीं करना, पर वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो जाती थी। 2 साल पहले एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। आई, मुझे सब पता चल चुका है कि तू 9 साल की उम्र से मुझसे क्या करवा रही है। वो क्या है? क्या है? गंदा है। मुझे नहीं करना ये सब। क्यों नहीं करेगी? आई, उल्टी आती है, शर्म भी आती है, बहुत दर्द होता है। आई, तो उससे घर में पैसे आते हैं, घर चलता है। पर आई,
अगर मैं स्कूल जाती तो अच्छी नौकरी कर पाती ना। सपनों में अच्छी लगती है नौकरी। आणि तुला माहिती है पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगते हैं? नौकरी और पढ़ाई सपने की तरह भूल जा। जैसे मैं तेरे बाबा को भूल गई। तेरे पैदा होने के बाद पी पी के मर गया, और वो बाद में सुनील कुत्रिया नासिक से हमें यहाँ पे लेके आया, वो भी छोड़ के चला गया। मैं उसे भी भूल गई, एक सपने की तरह। पर आई, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो स्कूल जाना पसंद था ना। तेरी पसंद नापसंद से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमें जिंदा रहना है, समझी? हर भूखी औरतें ऐसे ही गंदा काम करती है नहीं ना। आई, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं जिसमें शर्म ना आए, दर्द भी ना हो। जो काम हमें ज्यादा पैसा देता है वो सबसे अच्छा काम होता है, समझी? तो आई, मुझे ये सब नहीं करना, और तू भी कुछ नया शुरू कर दे। फरीदा मैडम के घर मेरी आई घर काम करती थी। फरीदा मैडम ने ही मेरी आई को समझाया कि मुझसे वो काम करवाए। हर काका जो मुझे गंदा करने आता था उसके पैसों में से एक हिस्सा फरीदा मैडम को जाता था, बाकी मेरी आई रखती। फिर 2 साल पहले से मैंने ना बोलना शुरू कर दिया। पूरे 5 साल से ये सब चलता आ रहा है, जब तुम सिर्फ 9 साल की थी। और फिर तुमने क्या किया? यहाँ अपनी मौसी के पास आ गई। वो मेरी मौसी नहीं है। अगर आई सांग ना, किधर जा रहे हैं हम लोग? एक नई जगह पे, हमारे घर से बेहतर। तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन तू रहेगी ना मेरे साथ? नहीं, तू वहाँ पे अकेली रहेगी। जैसे ही हम उस सोसाइटी में घुसे मुझे याद आ गया था कि मेरी आई मुझे कहाँ लेके आई है। मैं बहुत पहले वहाँ एक बार मेरी आई के साथ आ चुकी थी। वो फरीदा मैडम का ही घर था। नमस्ते। आ गई तू लक्ष्मी, आजा। अरे नमिता, कैसी तू? तो तू यहाँ फरीदा मैडम के यहाँ रहती है? पूरे 2 साल हो गए और तेरी आई तुझसे मिलने भी नहीं आई। कोई फोन? तू बता रही थी कि तेरी आई फरीदा मैडम को कोई हिस्सा देती थी। हाँ, पर अब फरीदा मैडम आई को हिस्सा देती है। आई जब भी पैसे लेने आती है मुझे उससे बात नहीं करने देती। अमिता, आइक, अब मैं नासिक वापस लौट रही हूँ, तू अब से यहीं पे रहेगी। हाँ, अरे तेरे को तो सब काम अच्छे से आता है, ऐसे ही करना। आणि हो, फरीदा मैडमला त्रास नहीं द्यायचा, समझलं? मुझे भी वापस नासिक जाना है। मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगी? अरे तू यहाँ पे रहेगी ना, तेरे लिए अच्छा होगा। देख कितना बड़ा घर है, और वो मैडम है ना, फरीदा मैडम, बहुत अच्छी बाई है। हाँ, तेरा ख्याल रखेगी, यहीं पे रहना। देख नमिता, दिन में कभी 2 तो कभी 2 से ज़्यादा लोगों के पास बैठना पड़ेगा। आदत ना हो ना तो। हेलो हेलो गुड्डू भाई, हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करना। अरे फरीदा, हाँ, गुड्डू भाई आ जाना। उसको बोल 4 बजे से पहले हाउसफुल है। अरे दूसरों के साथ बैठाते ना, वो जरीना के पास नवा है। नहीं इकबाल, नमिता ही बैठेगी। उसको बोल इंतज़ार करे, मीठा फल मिलेगा, बार बार आएगा। हाँ ठीक है। हाँ गुड्डू भाई, ठीक 4 बजे आ जाना। हाँ, अरे एक नंबर है, बोला ना। हाँ। अम्मी, मुझे ना 150 रुपये चाहिए। किस लिए बेटा? वो स्कूल के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने वाली हूँ। ठीक है, अब्बू से ले ले, बोल अम्मी ने बोला है। हाँ अंजुम, जल्दी आ जाना। देख नमिता, मेरे यहाँ पे ना काम बड़े प्यार से होता है। तू बस कस्टमर को खुश रख, जो भी टिप मिलेगी ना वो सारी तेरी। देख, तेरी आई ना तुझे मेरे पास बेच चुकी है। हर महीने ना किस्त जाया करेगी तेरी आई को। इसका मतलब आज से तू मेरे यहाँ ही रहेगी। खाना पीना पहनना सब टॉप का होगा बेटा। तू टीवी देख, बाहर जा, पर काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैडम, मुझे सारे घर के काम आते हैं, मैं वो कर सकती हूँ क्या? बेटा उसके लिए बाई है ना मेरे पास। वो बाई को महीने का मैं जितना पगार देती हूँ ना उतना तो एक दिन में कमाएगी, पता है तुझे? देख, अब ये ना बातें बातें बहुत हो गई। अभी धंधे का टाइम हो गया ना, 9:30 बज गए। अरे 10 बजे तेरी पहली अपॉइंटमेंट है। जा जल्दी
से तैयार हो जा जा। मैडम मेरी आई को एक फ़ोन लगा दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। जाने मन तेरी आई ना तुझसे बात नहीं करना चाहती बेटा। तो उस घर में उसका खून चूसती थी ना, इसलिए तेरी आई ना तेरे को मेरे पास भेज गई। तो अब तू ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, तैयार हो जा। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई तो नहीं आने वाली थी। वैसे फरीदा मैडम बात करने में अच्छी थी, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता था। वो हर रोज़ कम से कम 4-5 आदमी लोगों को बुलाती थी। मैं नहीं भाग सकती। क्यों? बाहर ऐसा क्या है जो घर में नहीं है? पूरा दिन घर पे रहती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, बस थोड़ी देर। सिर्फ आधे घंटे के लिए जाना, हाँ? और वो भी ना खाने के बाद। जी मैडम। और सुन बेटा, देख मैं ना तुझे मेरा मोबाइल नंबर दे के रखती हूँ। अगर तू कहीं गुम गई ना तो किसी नज़दीक के दुकान से मुझे फ़ोन कर देना, कोई आके तुझे लेके जाएगा। हाँ ठीक है। और हाँ, अगर तू ये सोच रही है ना कि यहाँ से भाग जाऊँ या पुलिस में जाके कंप्लेंट करूँ, तो ऐसी सोच ना अभी के अभी दिमाग से निकाल देना। हाँ बेटा? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। तू अगर ऐसा कुछ करेगी ना तो मुझे तेरी माँ को मरवाना पड़ेगा। नहीं। एक फ़ोन जाएगा नासिक और तेरी माँ को मार दिया जाएगा। तू अगर कहीं छिप गई ना तो उस्मान और यूसुफ तुझे ढूंढ निकाले। अल्लाह ऐसी जगह पहुंचाएंगे तुझे जहां मैं अपने दुश्मनों को भी ना भेज। तो चाहती है ऐसा हो तो यहाँ से भागने का सोचना भी मत। हाँ, इस सोसाइटी में ना सब जानते हैं कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करती हूँ, तो मेरे खिलाफ ना कोई कुछ नहीं बोलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ना पैसा बोलता है। पुलिस मेरी मुट्ठी में है बेटा, इसलिए ना यहाँ से कहीं भागने का सोचना भी मत। यहाँ नज़दीक एक गार्डन है, तू ना वहीं जाया कर, इकबाल दिखा देगा तुझे। हाँ जा। ठीक है। शुरू शुरू में इकबाल साहब साथ आते थे, पर अब मैं अकेले ही आती हूँ। चल मैं निकलती हूँ, 1 मिनट भी लेट हो जाऊँगी तो फरीदा मैडम का दिमाग बहुत गर्म हो जाता है। नमिता, तू कल भी आएगी ना? हाँ। लेट हो गई तू? माफ़ कर देना मैडम, बस थोड़ी सी आँख लग गई थी। 4 बजे मतलब 4 बजे नमिता, कस्टमर वेट कर रहा है यहाँ। तू 4 बजे वहाँ से निकलेगी तो कैसे होगा? 4 बजे धंधे पे बैठना है तुझे, याद है ना? अब जा, जल्दी से मुँह हाथ धो और तैयार हो जा। हाँ जा बेटा। पाँच मिनट फिर जाना आप अंदर। इसके महेश सर बोल रहे थे कि एक ही क्लास में रिपीटर होने के बावजूद इसको मैथ्स में 0 मार्क्स आए। कहेगा रचना, ध्यान किधर होता है तेरा क्लास में? बाबा मैथ्स पर ही रहता है, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन बहुत जल्दी ना सब भूल जाती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता है। बेटा ऐसे तो एग्जाम में पास नहीं हो सकते ना। अरे तू लिख के क्यों नहीं याद करती बेटा? बाबा एक बात पूछनी थी। बोलना। वो समीर काका क्या करते हैं? मेरी आत्या का बेटा समीर करांदेकर हो। सोशल वर्क करता है, कोई एनजीओ चलाता है शायद। पढ़ाई छोड़कर हर एक चीज़ में इसका दिमाग चलता है। वैसे ये अचानक से तेरे को समीर का ध्यान क्यों आया? वो बस ऐसे ही बाबा। अब कहाँ बाहर जा रही है? बस अभी आई। आजकल रोज दोपहर में बाहर जा रही है, ना पढ़ने के 1000 बहाने इसके पास।
तुझे इसमें से निकलना है। कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम कुछ कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन रचना, मैं जाऊंगी किधर? मेरी आई को वो लोग मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी आई को कुछ भी करेंगे। वो सिर्फ तुम्हें ऐसे डराने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हें निकलना है तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। देख रचना, तू अपने आप से कुछ भी मत कर। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत बुरी फंसूंगी। और वैसे भी मैं इस हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली क्यों? वो मुझे किसी के पास तो भेज रही है, फरीदा मैडम। 2 दिन पहले ही मुझे पता चला। तो तू दिल्ली से वापस नहीं आएगी? उन्होंने कहा है कि वो मुझे दिल्ली में ही किसी को तो बेच रही है। और चिकन खाएगी बेटा? नहीं, बस। देख, अगले हफ्ते ना इकबाल तुझे दिल्ली ले जाएगा। वो कहाँ है? अरे अपने मुल्क की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है, मुंबई जैसा। अब ना तू वहीं रहेगी। दिल्ली की एक बड़ी पार्टी को ना मैंने तुझे बेच दिया है, बहुत बड़े दाम में। हमेशा के लिए? अरे इतने आगे का नहीं सोचते बेटा। तू ढंग से काम कर, ढंग से खा पी, दिल्ली में ना अच्छे से रह। वहाँ तू बड़े बड़े लोगों से मिलेगी। लोगों को ना पटा कर रखना सीख। सिर्फ बैठना नहीं है, 4 लोगों में खड़ा होना सीख। बहुत दूर जाएगी तू बेटा, मुझसे भी बड़ी मैडम बनेगी तू। पर क्या तेरा दिल्ली जाने का मन है? नहीं रचना, मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तेरी हेल्प करनी है नमिता। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। और तेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी है, आई बाबा सब है, स्कूल भी जाती है। तूने मुझसे बात की, वही मेरे लिए बहुत है। चल, 3:45 बज चुके हैं, मैं अभी जाती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नमिता, कल आएगी ना? क्या कर सकते हैं काका? सबसे पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मुझे उस लड़के से मिलना होगा। आप मेरे साथ आएंगे काका? वो रोज़ दोपहर को ना सामने वाले गार्डन में जाती है, हम वहीं बात करते हैं। चला ना काका, अगले हफ्ते वो लोग उसे दिल्ली भेज रहे हैं, उसे वहाँ बेच दिया गया। वो जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर चली गई ना तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। काका भी आती होगी वो। हम हुए। काका वो रोज 3:30 बजे तक आ जाती है और फिर आधे घंटे बाद चले जाती है। आ जाएगी। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। आ जाएगी। काका वो इसी रास्ते से आती है, मैंने सोसाइटी के गेट से देखा है। तू जानती है फरीदा कहाँ रहती है, किस कॉलोनी में रहती है? नहीं काका, लेकिन उसने नुपुर नगर कहा था। बेटा नुपुर नगर तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? अब कोई बिल्डिंग का नाम, कॉलोनी का नाम नहीं पता है उसने, मतलब नुपुर नगर के अलावा? नहीं काका। मोबाइल नंबर? नहीं, उसके पास सेलफोन नहीं है। लेकिन उस फरीदा ने उसे नंबर दिया था ना खुद का। हाँ, लेकिन मैंने कभी उससे मांगा नहीं। ठीक है, काम करो, कल तू फिर से यहाँ पे आना इसी टाइम। हाँ, और जैसे वो आती है तो उसे मेरे ऑफिस में लेके आना। काका वो कोई दिल्ली वाला प्लान बता रही थी, कहीं उसे आज ही तो नहीं लेकर चले गए? रचना, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़की सच बोल रही है? हाँ सर, मुझे पक्का यकीन है वो सच बोल रही है। कई हफ्तों से मैं उससे रोज़ मिल रही हूँ। देखो, नूपुर नगर में बहुत सारी सोसाइटीज है, हर सोसाइटी में रेड करना बहुत मुश्किल है। कोई तो सोर्स होगा आपका, मतलब कोई खबरी वगैरह जो उस फरीदा के बारे में जानता हो, उसका पता जानता हो। अरे साहब, फरीदा ने खुद नमिता को बताया था कि उसकी पूरी सोसाइटी जानती है कि धंधा करती है, पर सभी उससे डरते हैं। वो सब ठीक है, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं।
उसका नाम फरीदा है या नहीं वो भी तो नहीं पता हमें। वो लोग उसे आजकल में दिल्ली ले जाने वाले हैं। वो कह रही थी कि उसे वहाँ बेच दिया गया। सर अगर एक बार वो यहाँ से निकल गई तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। प्लीज़, पिछले 7 सालों से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सर प्लीज बघा ना जरा। विजय, अपने नूपुर नगर एरिया में कोई फरीदा करके प्ले स्टेट की मैडम है, अपने फ्लैट से ही धंधा ऑपरेट कर दी। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे चाहिए। सर देखिए, हमसे जो कुछ भी होगा वो हम लोग करेंगे। और हाँ रचना, अगर वो लड़की कल तुम्हें गार्डन में मिलती है तो तुम सीधा उसे यहाँ लेकर आओगे मेरे पास। ओके सर। साहब ये फरीदा का पूरा नाम फरीदा शेख है। कहाँ रहती? तीसरा माला, फ्लैट नंबर 302, 4 नंबर बिल्डिंग, रुखसाना सोसाइटी। ठीक। ये थोड़ी गर्मा गर्मी वाली सोसाइटी है। यहाँ बिना ठोस सबूत या अरेस्ट वारंट वगैरह के घुसेंगे ना तो शोर मचेगा। शोर को खामोश करना हम अच्छे तरीके से जानते। तू सिर्फ इतना बता, ये बच्ची नमिता उस फ्लैट में है क्या? वो तो नहीं पता साहब। ये जो फरीदा मैडम है ना, इसका बहुत सारी लेडीज लोग के साथ नेटवर्क है पूरा, जो घर से धंधा करती है। ये कस्टमर लोग को उससे घर पे भेजती है और औरत लोग से दलाली खाती है। इस फरीदा से कांटेक्ट कैसे किया ना सर? यूसुफ अली साहब चल रहा है उसका, सारा काम वही देखता है। नंबर दे इस यूसुफ। काका, नमिता आज भी गार्डन नहीं है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसे दिल्ली तो नहीं भेज दिया। हो सकता है। अब क्या होगा काका? क्या हम उसकी दिल्ली में हेल्प कर सकेंगे? हम जरूर उसकी हेल्प करेंगे। मैं अभी निकलता हूँ और तुझे भी साथ लेकर चलता हूँ। पुलिस के पास दोबारा चलते हैं। तुम सही कह रही थी, फरीदा शेख नाम है उसका, रुखसाना बिल्डिंग में रहती है, बड़ी शातिर खिलाड़ी है। सर आप रेड करेंगे ना उस घर पे? और अगर उसने नमिता को दिल्ली पार्सल कर दिया हो तो? सर आप फरीदा मैडम से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने नमिता के साथ क्या किया है? वो सीधा मना कर देगी। वो कहेगी कि मैं किसी नमिता को जानती ही नहीं। फिर जल्दी कुछ करना पड़ेगा। जब तक उस फरीदा की क्वेश्चनिंग नहीं होती ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। सर मेरे पास इस फरीदा के दाहिने हाथ यूसुफ का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे उठवाकर बुलवा सकते हैं। लेकिन उससे ये फरीदा अलर्ट हो जाएगी और उसे हमें रंगे हाथों पकड़ना है। विजय, हमें किसी को कस्टमर बना के उसके पास भेजना चाहिए। ऐसा कोई जिस पर आप भी भरोसा कर सकते हैं और वो लोग भी भरोसा कर बैठेंगे। वो लोग भरोसा करेंगे, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। हेलो यूसुफ भाई। हाँ कौन? भाई मेरा नाम ललित है। मेरे दोस्त राजेश ने आपका नंबर दिया है। हाँ बोल। टाइम पास के लिए एक लड़की चाहिए थी। रूम है क्या तेरे पास? नहीं, जगह नहीं है मेरे पास। मेरे को भाई 5 मिनट दे, मैं देखता तेरे को किधर बिठा सकता हूँ। लेकिन भाई देख, रेट के मामले में अपने को कोई चिक नहीं मांगता। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लड़की थोड़ी कम उम्र की चाहिए थी। अच्छा, कौला माल मांगता है, मिलेगा भाई। लेकिन देख, लड़की का उम्र जितना कम रहेगा ना, रेट उतना ज़्यादा रहेगा। हाँ ठीक है, मंजूर। हाँ भाई, 1 घंटे का 8,000 रुपये लगेगा। 8,000? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं पहले बोला था ना, मेरे को रेट के मामले में झिकझिक नहीं मांगता है। एक तो साला तुम लोग के लिए छोटी लड़की ला, ऊपर से मोल भाव। अरे लेकिन भाई थोड़ा तो कम करो ना। भाई देखिए, एक ही रेट बोलता है, उसके ऊपर 1 रुपया भी कम नहीं करेगा मैं। 7,500 1 घंटे का बोल मांगता है। हाँ ठीक है। वो लड़की ज़्यादा छोटी तो नहीं है ना, एकदम बच्ची तो नहीं है ना? अरे भाई 16 साल का कच्ची गली है। कहाँ हूँ? नूपुर नगर। हाँ, उधर रुखसाना सोसाइटी है, उसमें 4 नंबर बिल्डिंग में तीसरे माले पे 302 कमरा नंबर। ओके, खबर आ लिया, निगाह।
रचना, बड़ा तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कुछ दिनों से तू ज़्यादा ही खोई खोई सी लग रही है। आई मेरी एक फ्रेंड ना बहुत तकलीफ में है, बस वो बच जाए। कौन सी फ्रेंड? वो ना रोज़ गार्डन में आती थी, तो मैं उससे रोज़ मिलने जाती थी वहाँ पे। तू उससे मिलने जाती थी? क्या हुआ है उस लड़के को और क्या नाम है उसका? जी, मेरा नाम ललित है, यूसुफ भाई ने भेजा था मैं। हाँ हाँ, आइए अंदर आइए, बैठिए। 7,500 यहाँ रखना पहले। फरीदा, चंदू का मैसेज आया है, वहाँ जाना था। ठीक है, टाइम दे उसको, इसके बाद और एक कस्टमर है। आइए, अरे इधर आइए। अभी ठीक 4 बज रहे हैं, मैं 5 बजे दरवाज़ा खटखटाऊंगी। 5 मिनट में निकलना पड़ेगा। हाँ, दरवाज़ा लगा देना अंदर से। जी। नाम क्या है तुम्हारा? राबिया। विजय साहब फ्लैट में पहुंच गए होंगे ना? हाँ, वो फोन करेगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये तुम्हारा असली नाम है? बैठो, डरो मत। देखो, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। तुम्हारी दोस्त रचना ने मुझे भेजा है। अब मुझे अपना असली नाम बताओ। नमिता। रचना से तुम कहाँ मिली थी? गार्डन में। आखिरी बार कब मिली थी उससे? 2 दिन पहले। उसके बाद मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैडम ने भर भर के कस्टमर लोगों को टाइम दे के रखा था। देखो घबराओ, हमारी टीम आती होगी, हम तुम्हें ऐसे जल्दी छुड़वा लेंगे। इकबाल, चाय। वो आयुब शेख ने एडवांस दिया ना नमिता के लिए? कल दोपहर खाने से पहले सारा टुकड़ा आ जाएगा। आप कौन? इंस्पेक्टर अरुण भोसले। चल साइड लाओ। साहब अंदर काय घुसा आहे? ए माँ, तिकडे बघ। काय झालं साहेब, बसा ना चुप तुम्ही। बैठो। अरे काय झालं साहेब, बसा ना। बच्चे बाहर लियो। ये लड़की कौन है? मेरी बच्ची है साहब। क्या हुआ साहब, बैठ के बात करते ना शांति से। फरीदा शेख, अब जो भी बात करनी है ना अदालत में करना। इन दोनों को लेकर चलो और बच्ची को उसके रिश्तेदार के हाथ छोड़ दो। हो काका। रचना, एक चांगली बातमी है, तेरी दोस्त नमिता को हमने बचा लिया है। काका कहाँ है वो? यहीं बैठी है मेरे सामने, पुलिस स्टेशन में। काका मैं वहाँ आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे देखकर नमिता बहुत खुश होगी। साहब, मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ लड़कियों को, मारपीट नहीं करती हूँ, अच्छा खाने को देती हूँ, पहनने को देती हूँ। अरे वो एनजे वाले क्या ध्यान रखेंगे, उतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ। पूछो ना आप लड़कियों से। फरीदा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नमिता के माँ का एड्रेस और फोन नंबर क्या है? सीधे से बताया तो ठीक है, वरना ये 2 कांस्टेबल तेरी ऐसी सेवा करेंगे ना, यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगी। तो अंजुम को हम लोग अनाथ आश्रम में डाल देंगे, जिंदगी भर नहीं देख पाएगी उसे फिर। मेरी अंजुम को दूर रखो इस सब से। क्यों? अच्छा हाँ, तेरी बेटी है ना, इसलिए उस पर आँच नहीं आनी चाहिए। और अंजुम जिस घर में बड़ी हुई है, न जाने वहां कितनी लड़कियों को नोचा गया है तेरी वजह से। बोला ना साहब, मेरी बेटी को दूर रखो इस सब से। तो नमिता के माँ का एड्रेस और नंबर दे दे। ये मेरे को नहीं मालूम साहब, वो नमिता को मेरे को बेच के चली गई। आ जाती है कभी कभी अपना बैलेंस लेने। फोन दो इसका, ले ले फोन करो उसे, उसको बोल अकाउंट सेटल करना है, अभी के अभी आ जा, सारे पैसे लेकर जा।
क्या अकाउंट सेटल करना है साहब? अपन अपना अकाउंट सेटल करते हैं ना। आप फिगर बोलो, अरे इन दोनों का भी ऐड कर दो, 1 घंटे में पैसा आ जाएगा। आपके लिए ना नमिता को फ्री कर देती हूँ बस। एक काम करता हूँ, अंजुम को यहाँ लाता हूँ, उसे भी देखने दे उसकी अम्मी की क्या हालत हो रही है। जा अंजुम को लेकर आ। ए रुक, करती हूँ फोन। काका कुठे आहे ती? ती आतमध्ये आहे. उसका स्टेटमेंट रेकॉर्ड हो रहा है. काका अब नमिता कहाँ जाएगी? मैंने चाइल्ड केयर कमेटी से बात कर ली है. अब उसका केस वही लोग हैंडल करेंगे और इसे बिल्कुल सही जगह भेजेंगे. जब हमारे घर में खाने की फरीदा ने फोन पर नमिता की मां लक्ष्मी को बाकी का पैसा देने का लालच दिया और लक्ष्मी उसी रात मुंबई आई और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. हे फरीदा मैडम, लक्ष्मी में रत्ती भर का पछतावा नहीं था कि उसने एक बेहद अमानवीय और भयंकर जुर्म किया था. मजबूरी और गरीबी की आड़ में अपनी 9 साल की बच्ची को स्कूल से निकालकर वेश्यावृत्ति में डाल दिया था. उन्होंने मेरी परीक्षा ली, अब वही तय करेंगे कि मैं कौन सी कक्षा में बैठूंगी. अगले महीने से तो मेरी स्कूल भी चालू हो जाएगी. मुझे पढ़ाई करना ना बिल्कुल पसंद है और मैथ्स तो जैसे मेरा दुश्मन ही है. फिर भी आई बाबा कह रहे हैं कि एटलीस्ट 10th तो पास कर ले. मगर तुम ना खूब पढ़ना, रुकना मत, बस पढ़ती ही जाना. हाँ रचना, मैं मेरे आई से मिली, वो जेल में है. तुम खुश हो ना? हाँ रचना, थैंक यू. अरे थैंक यू कैसा? दोस्तों में थैंक यू नहीं कहते. रचना, तुमने मेरी बात सुनी. मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बारे में किसी को कुछ बता पाऊंगी. सच कहूँ तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी की बात सुन पाऊँ. महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही एक एनजीओ ने नमिता की जिम्मेदारी ली. रचना और नमिता लगातार मिलते रहते हैं और उनकी दोस्ती अब और गहरी होती जा रही है. क्राइम पेट्रोल सतर्क की टीम 16 वर्षीय रचना को सलाम करती है, जिसने ना सिर्फ अपनी हम उम्र एक अजनबी लड़की की मायूसी और पीड़ा को पहचाना, बल्कि उसे वहां से निकाल कर एक नई जिंदगी की उड़ान भरने की तरफ उसकी मदद की. हमने कहा ना नहीं देंगे, तो अरे बापू बोले नहीं देंगे. फिर बार बार काहे पूछते रहिए दोगे या नहीं दोगे? काहे नहीं दोगे? अरे बुढ़बक, तोरी अम्मा और हम दिन रात मजदूरी करते हैं, पीठ की हड्डी तुड़वा तुड़वा के 100-200 रुपया कमाते हैं. उसमें से 50 रुपया तुमको सिनेमा देखने के लिए दे दें. रो रो कर टीवी खरीदवाया, इसमें काहे नहीं देखता अपना सिनेमा? ये टीवी नहीं डिब्बा है, इस पर कुछ नहीं आवत. तो बाजार में वो जो बड़ा बड़ा टीवी का दुकान है ना, वो का बाहर खड़ा होकर दे. स्कूल में 50 में 50 नंबर ले आओ, दे देते हैं 50 रुपया. बैठा चुपचाप बैठा, खाना खत्म करा. नहीं चाहिए हमका गंदा खाना, गंदे माँ बाप, हर चीज ना ना ना, हम घर छोड़कर जा रहे. रोको मत. ऐसे गुस्सैल को हम लोग पालने लगे ना, एक दिन ही हम लोग को बेच देगा.
मंदिरा ओ भाई, हाँ? आपको गीता मौसी का घर मालूम है? कौन गीता मौसी? हमारी अम्मा की बहन। रहती कितने है? यही बठिंडा में। बेटा बठिंडा तो बहुत बड़ा है, बठिंडा में कहाँ रहती है? एड्रेस तो बता। बोलो ना भाई। मेरे को क्या पता यार, पूरे बठिंडा में 1000 गीता मौसी है, और मेरे को क्या पता तेरी वाली कौन सी है। जाए द्रौपदी आई अब आज ने सवेरे सवेरे। वो दिखने में बिल्कुल हमारी अम्मा जैसी है। ओ पुत्र, जब तेरी अम्मा को ही नहीं मैंने देखा तो तेरी मासी को कैसे पहचानूंगा? कहाँ मिलेगी वो? कहाँ ढूंढूं उसे? घर से भागा है ना? एक काम कर, ट्रेन पकड़ और वापस अपने घर चला जा। अरे सुन, इधर आ। ये ले। अच्छा चल ले, ये ले। अब वापस सीधा अपने घर चला जा, ठीक है? चल जा। क्या बात है बेटा, गुम हो गए हो? नहीं तो फिर यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? हम यहाँ अकेले आए हैं। कहाँ से? मुक्तिगढ़। मुक्तिगढ़। तो बेटा यहाँ कौन है तुम्हारा? हमारी मौसी यहाँ बठिंडा में रहती है, हम उनका ही घर ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है उनका? गीता मौसी। अरे तुम गीता जी के भांजे हो? आप गीता मौसी को जानते हैं? उनका घर मालूम है हमको? हाँ, वो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे रहती हैं। चलो हम तुमको छोड़ाए वहाँ पे हैं, तुमको देख के बहुत खुश होंगी वो। आओ चलो। तभी मैं सोचूं तुझे कहाँ देखा है। तू बिल्कुल गीता जी की तरह दिखता है। हाँ, गीता मौसी बिल्कुल हमारी अम्मा जैसी दिखती है। सचिन को अपने चंगुल में फांसने के ठीक 1 महीने बाद इसी आदमी ने एक और 11 साल के बच्चे अर्जुन को भी अगवा कर लिया था, जब अर्जुन अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। पंजाब के एक शहर में हुए इस हादसे में इन दोनों बच्चों के साथ जो हुआ वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। बेटा यहीं रहते हो? हाँ, क्यों? कौन सा घर है तुम्हारा? ये सामने वाला। पर क्यों पूछ रहे हो? बेटा देखो, मैं इन गलियों में 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे मेन रोड नहीं मिल रहा है। अरे भाई आसान तो है, यहाँ से सीधा जाओ, फिर लेफ्ट लो, सामने एक छोटी सी दीवार आएगी, उसके ऊपर से कूद कर पहला राइट, वापस राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, सामने रोड होगा। देखो बेटा, आसान नहीं मेरे लिए, मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, फिर भटक गया तो एक मेरी मदद कर दो ना, मुझे मेन रोड तक छोड़ दो ना बेटा। देखो मैं बहुत थक गया हूँ, घूम घूम के, छोड़ दो। ठीक है चलो। बेटा यार घर पे कौन कौन है? मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, और मेरा छोटा भाई कृष्णा भी है। अरे वाह, छोटा भाई भी है? तब तो बड़े मजे होंगे तुम्हारे।
हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, इधर से ना बेटा, आओ आओ। यदि किसी भी बहरूपिये ने मानव या सलोनी का रूप लिया होगा तो वो इस चक्र के आर पार जाते ही पकड़ा जाएगा। हमें उसका असली चेहरा नजर आ जाएगा। हाँ बाय। तेरे अर्जुन भैया कहाँ है? बाहर खेल रहे हैं फुटबॉल के साथ। जाके बोल अभी के अभी मम्मी ने बुलाया है, आके चाय नाश्ता कर ले, उसके बाद फुटबॉल खेल। आप बुलाओ, मैं भैया के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ? कभी खत्म नहीं होगा। तू चुपचाप जाता है या 2 थप्पड़ लगाऊं या फिर तेरा ये रिमोट छुपा दूं? सही जगह पे लगा ये डाइनिंग टेबल। हाँ। अभी तुम्हारे बॉस आएंगे ना। बाहर नहीं है का क्या मतलब? कहीं और खेलने गए होगे मम्मी? कहाँ? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं ही देखती हूँ। अर्जुन, भाभी जी अर्जुन को देखा क्या कहीं? पंकज, अर्जुन को देखा कहीं? अर्जुन को तो नहीं देखा। एक काम करना, कहीं दिखे तो भेज देना घर। हाँ? आज तो पीटूंगी उसे। क्या हुआ नीता दीदी? अपना अर्जुन दोपहर से गायब है, यही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। 6 बजने आए हैं। 6 तो बजे दीदी, आ जाएगा। क्या हुआ? देखिए ना अपना अर्जुन, दोपहर से कहीं नहीं दिख रहा है। अरे होगा मोहल्ले में कहीं अपने दोस्तों के साथ। अब बच्चा तो है नहीं कि घर का रास्ता भूल जाए, आ जाएगा। कृष्णा कहाँ है? पूछो उससे, उसे पता होगा। कृष्णा, ए कृष्णा! क्या हुआ? दोपहर में ये दोनों रिमोट के लिए झगड़ रहे थे, उसके बाद वो बाहर खेलने गया। मेरे पास एक गेम है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। छोड़ उसे, छोड़ उससे। मम्मी देखो ना, सुबह से खेल देके जा रहा है। मुझे फुटबॉल देखना है। बोल ले इसको रिमोट दे दे। मेरे सीरियल का टाइम है। तेरा सीरियल हमेशा आते रहता है, रिपीट में देख लेना। तू कौन सा फुटबॉल देखकर रोनाल्डो बनने वाला है? छोड़ उसे। मार क्यों रहा है तू उसे? इसको और कोई तरीके से समझ थोड़ी आता है। हाँ पापा, लखन मामा ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है। ये छोटा तो क्या, मैं कौन सा बड़ा हो गया हूँ? इसकी साइड ही लेते रहो आप हमेशा। मैं किसी की साइड नहीं लेती हूँ। अभी खाने का टाइम है तो कोई भी टीवी नहीं देखेगा, और खाने के बाद भी पापा और मामा आए तब तक दोनों आधा आधा टाइम टीवी देखेंगे, समझ गए? ये अपना हिस्सा देख चुका है। ये शाम तक से मैं टीवी देखूंगा। क्या कर रहे हो तुम? मेरी दाल जल गई, तुम लोगों के चक्कर में मेरी दाल जल गई। हम तीनों ने खाना खाया, उसके बाद मैं अंदर जाके सो गई। उठी तो देखा कृष्णा अकेले टीवी देख रहा था। कहाँ गया तुम्हारा भाई? मैं क्या जानूं पापा, मैंने तो सब जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिला। मैंने भी पूरा मोहल्ला छान मारा, हर जगह पूछा, किसी ने नहीं देखा है उसे। अरे दीदी टेंशन ना लो, मैं आता हूँ जरा चक्कर लगा के। बैठ गया वो कहीं फुटबॉल देखता हुआ। रुको मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। बीच वाले मोड़ पे मिलते हैं, ध्यान से देखना। जी जी दादी। क्या हुआ? इधर का पूरा इलाका छान मारा, कहीं नहीं है, उधर भी नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा। अनीता, कृष्णा, कृष्णा इधर आ। बेटा अर्जुन ने कुछ तो कहा होगा, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? बाहर कोई नहीं खेल रहा था फुटबॉल, बस वो फुटबॉल लेके चला गया बाहर। फुटबॉल? फुटबॉल तो यही है। जीजा जी, अब पुलिस को खबर कर ही देते हैं।
इन दोनों के झगड़े तो रोज ही होते रहते साहब जी, पर आज तक अर्जुन कभी गुस्से में ऐसे कहीं चला नहीं गया है। साहब, हमारा लड़का भागने वालों में से नहीं है। मनोज, ये इतना पोर्शन ब्लॉक करवा के पूरे डिवीजन में सर्कुलेट करवा दो और नाइट पेट्रोल को अलर्ट पे करो। ठीक है सर। अभी आप लोग घर जाइए। देखिए, मैं जानता हूं कि नींद नहीं आएगी, पर भरोसा रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सवेर होने से पहले पहले आपके बच्चे को ढूंढ लिया जाए। अर्जुन ऐसा भागेगा नहीं, मुझे लगता है कुछ हुआ होगा। मतलब किसी ने उठा लिया क्या उसे? अरे कहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हो तुम? शांति रखो, कहीं फंस गया होगा, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। जीजा जी, हमने भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम अर्जुन के पोस्टर छपवाएं? हाँ, सही कह रहा है तू। मेरे दोस्त सुखवीर का प्रिंटिंग प्रेस है, कल सुबह वही छपवाते हैं। अपने रिश्तेदारों से पूछा आपने? हम लोग इंदौर के हैं, हमारे सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। फोन किया आपने वहां पे? साहब, मैंने फोन किए थे, पर इंदौर इतनी दूर 11 साल का लड़का कैसे और क्यों जाएगा? मैं आपसे फिर से कह रही हूँ सर, मेरा बेटा ऐसे गुस्से में घर से भाग ही नहीं सकता। आप दोनों में से कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ? कोई धमकी? नहीं साहब, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। कोई पैसे का लेन देन का मामला? साहब, मैं और इसका भाई लक्ष्मण दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत ही कम तनख्वाह है, लेकिन आज तक किसी से कर्ज नहीं लिया। और फिर क्यों कोई मेरे बच्चे को फिरौती के लिए उठवाएगा? क्या मिलेगा उसे? सर, सारे हॉस्पिटल, सारे मॉर्ग्स में चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। बच्चे के फोटो सारे डिवीजन में भेज दिए गए। मनोज, 2 दिन गुजर गए, बच्चे का कोई अता पता नहीं कि बच्चा कहाँ है। बच्चा 14 साल का होता तो मान लेते कि शायद अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा, लेकिन 11 साल का बच्चा ऐसे कैसे कहीं जा सकता? जरूर उसे किसी ने उठाया होगा। लेकिन सर, फिरौती की कोई कॉल नहीं आई अभी तक। बैगिंग माफिया, ट्रैफिकिंग ग्रोह का हाथ हो सकता है। सर, बैगिंग माफिया और ट्रैफिकिंग दोनों काफ़ी फास्ट होते हैं। बच्चे को यहाँ से उठाया, 24 घंटे के अंदर कहीं किसी दूसरे शहर में भेज दिया। ट्रैफिकिंग से ज़्यादा मुझे बैगिंग माफिया लगता है, क्योंकि लड़का है। वही तो, तुम बैगिंग माफिया को कुरे दो, खबरियों को काम पे लगाओ। इससे पहले कि वो बच्चे को लेकर पंजाब से या बठिंडा से बाहर जाएं, हमें किसी भी हालत में बच्चे को ढूंढना है। मनोज, जिस आदमी ने अर्जुन को अगवा किया था, जाहिर सी बात थी कि उसके पास कोई ठोस मकसद था। ये वही आदमी था जिसने 1 महीना पहले भटिंडा रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के सचिन नाम के एक लड़के को अगवा किया था, जो अपने घर से भाग कर आया था। और अर्जुन को गायब हुए अब 4 दिन हो चुके थे। लस्सी दो। शांति, आज एक बच्चे को मैंने भीख मांगते हुए देखा, पता नहीं बड़े जाना पहचाना सा लगा। आपको तो सड़क का हर बच्चा जाना पहचाने लगता है जी। पता नहीं, मेरे मन में ना एक ख्याल आता है कि आखिर ये बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं? क्यों? अपने माँ बाप की वजह से या कोई और कारण है? शांति, मैं रोज़ इन बच्चों को ना भीख मांगते हुए देखता हूँ। ये बच्चे रोज़ बदल जाते हैं, एक दिन एक जगह पे होते हैं, अगले दिन नहीं होते। और जब मैं इनसे बात करने जाता हूँ तो भाग जाते हैं। क्या लगता है तुम्हें, ये अपनी खुशी से भीख मांग रहे हैं या ये बच्चे डरे हुए हैं? देखिए जी, ये सब ना आदत की बात होती है। इंसान एक बार भीख के लिए हाथ फैला देना, उसके बाद उसको आदत हो जाती है। और रही बात आपसे दूर भागने की, तो ज़रूर उनके माँ बाप ही सिखाते होंगे कि कोई ज़्यादा सवाल वाल करे तो बस भाग निकलो। और की पता नहीं, लेकिन जिस बच्चे को आज दोपहर को मैंने देखा ना, ज़रूर देखा होगा किसी दूसरे सिग्नल पे भीख मांगते हुए। नहीं शांति,
मैंने उसको अपने आसपास, अपने मोहल्ले के आसपास देखा है, और तब वो भिखारी नहीं था। ये गल कह रहे हो तुसी? हमारे बगल वाले मोहल्ले से 4-5 दिन से एक बच्चा गायब हुआ है, पोस्टर भी लगे हुए। अच्छा, पर मेरे को नजर नहीं आए पोस्टर। कितने दिन हो गए गायब हुए बच्चे को? यही कुछ 4-5 दिन से पोस्टर लगे हुए हैं, किराने वाली दुकान पे भी देखे हुए हैं। जी, मेरा नाम ब्रजेंद्र काजला है जी। मैं यहाँ गुरु कृपा महल्ले से हूँ। मैंने आपके बच्चे का पोस्टर देखा जी। आपने देखा उसे? कोई खबर? अर्जुन नाम है उसका, 11 साल का है। आप बताइए ना। जी, दरअसल मैं आपके महल्ले से कई दफ़ा गुजर चुका हूँ जी, और तब मैंने मेरे ख्याल आपके लड़के को यहीं बाहर खेलते हुए देखा जी। फुटबॉल खेलता है शायद वो। हाँ, खेलता है। आपने देखा है उसे कहीं? बताइए ना। पोस्टर देखा जी, तब मेरे को यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है। अरे बताएंगे भी, कहाँ देखा है? मैंने एक लड़के को भीख मांगते हुए देखा जी, और मुझे लगता है वो आपका लड़का ही है। कहाँ देखा आपने? जनाब, हनुमान चौक के पास एक लस्सी की दुकान है जी। मैं वहाँ से लस्सी पी के निकल रहा था, तब देखा जी उसे। मैं पास गया, मैंने नाम पूछा, और इतने में 2 बच्चे आए जी और उसे अपने साथ खींच के ले गए जी। ये हमारे बगल के मोहल्ले में रहते हैं। इन्होंने पहले भी हमारे अर्जुन को हमारे मोहल्ले में देखा है। साहब, इन्होंने जिसे देखा ना, वो जरूर मेरा बेटा अर्जुन होगा साहब। जनाब, मैंने उसी पेड़ के नीचे देखा था जी। आपने लड़के से नाम पूछा तो हो सकता है वो गैंग अलर्ट हो गया और उस बच्चे को शायद यहाँ ना बिठाएं। तो कहीं और बिठाएंगे ना सर? आप पता कर सकते वो कहाँ है? जनाब, मैंने उनमें से कई बच्चों को कई बार स्टेशन की मार्केट में घूमते देखा जी। दरअसल जनाब, हर जगह दिख जाते हैं जी ये बच्चे। होते अलग अलग हैं मगर एक जैसे ही लगते हैं, मानो अपने हो। मनोज, एक काम करो, अलग अलग टीम बना के फैल जाओ। इस भिखारी नेटवर्क को अंदर बाहर करो। कहीं ना कहीं ये बच्चा हमें जरूर मिलना चाहिए। राइट सर। ये सवाल उनके मन में भी उठता है जो इन बच्चों के प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, और उनके मन में भी जिन्हें इन बच्चों से घिन आती है। आखिरकार ये बच्चे इतना घिनौना काम करने के लिए राजी कैसे हो जाते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग क्यों नहीं जाते? क्या ये काम उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है, या फिर जबरदस्ती उनके साथ कुछ किया जाता है जिसकी वजह से उनके दिमाग पर कंट्रोल किया जाता है? और अगर ऐसा है तो वो सब कैसे होता है? अर्जुन बेटा, आप हमें बता सकते हो आपके साथ क्या हुआ था?
देखो डरो नहीं, अभी तो यहाँ सब लोग हैं ना, मम्मी है, पापा है, भाई है, मामा है ना। बोलो आपके साथ क्या हुआ था और किसने किया? बोलो। फिर भी वो लोग मुझे ढूंढेंगे, वो हर जगह होते हैं। कौन लोग? वही लोग सर। जब मैंने पापा और मामा को देखा, वो मुझे देख रहे थे, मैं तब तक उनकी तरफ नहीं बढ़ा जब तक वो खुद मेरे पास ना आए। फिर भी मैं पापा की तरफ भागा, वो मुझे देख रहे थे, उनकी आंखों में गुस्सा था, मुझे लेने फिर आएंगे। नहीं नहीं, वो अभी आपको यहाँ से नहीं ले जा सकते। आप जानते हो ना हम कौन है, हम पुलिस अंकल है ना। तो अब आपको यहाँ से ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बस एक बार आप हमें उनका नाम बताओ, फिर देखो हम उनका क्या हाल करते हैं। महेश भाई। रेलवे पुलिस को इस महेश भाई के बारे में अलर्ट करो। रेलवे पुलिस ने सारा स्टेशन छान मारा। ना सिर्फ ये महेश गायब है, बल्कि इसकी गैंग के सारे भीख मांगने वाले बच्चे भी गायब हैं। मनोज, जब से हमने अर्जुन को इसके चंगुल से छुड़वाया है, वो घबरा गया होगा, इसलिए पूरे गैंग के साथ गायब हो गया। सर अर्जुन उनके साथ रहा है, वो सबसे वाकिफ है, वो जरूर कोई ना कोई लीड दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन मनोज वो छोटा बच्चा है, अभी डरा हुआ है, घबराया हुआ है। पता नहीं उस मासूम ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सहा होगा। अभी उसे उसके माँ बाप के पास रहने दो, कल सवेर उसके साथ आराम से बात करेंगे। और क्या तू बेटा? सब कुछ। अर्जुन, मैं गुस्सा नहीं था सर, मेरे भाई के साथ रोज फाइटिंग होती है। मैं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था तो वो सामने से आया। देखो मैं इन गलियों में 2 घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे मेन रोड नहीं मिल रहा है। मुझे लगा सच्ची में भूल गया होगा तो मैं उसके साथ गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे याद नहीं, वो चलते चलते बात करते करते, फिर जब मैं सुबह उठा तब मैं एक छोटे से कमरे में था। बहुत ही छोटा था वो कमरा, वहाँ बहुत अंधेरा भी था और बदबू भी। उस कमरे की कोई दीवार नहीं थी और कोई छत भी नहीं था, जैसे सब टिन का बना हुआ हो। आपकी बात समझ गए। आप ये बताओ कि अगर हम आपको अपने साथ लेकर जाएं तो आप उस जगह को पहचान लोगे?
डरो नहीं, अब हम हैं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। मुझे याद है महेश भाई हम सबको यहीं लाते थे। उस घर में? हाँ। सर, इसे फॉरेंसिक में भेजा। इस ड्रग का नाम जानना जरूरी है, अर्जुन के इलाज में काम आएगा। सर लेकिन अर्जुन के घर वालों के पास लौटने की खबर सुनकर महेश सारे बच्चों को लेकर फरार हो गया होगा। हो सकता है उसने बठिंडा ही छोड़ दिया हो। बठिंडा छोड़कर या पंजाब छोड़कर ये आखिर कहाँ भागेगा? मनोज, हमें इस आदमी को ढूंढना ही होगा और उसके पास जितने बच्चे हैं सब बच्चों को उनके घर पहुँचाना है। सर अर्जुन ने एक घायल बच्चे की बात की थी, लेकिन उसे देखने की बात नहीं की। जी सर, बाकी लड़के कह रहे थे उसके बारे में, लेकिन मैंने उसको इन दिनों में कभी नहीं देखा। क्या कोई और जगह है जहाँ ये महेश भाई बच्चों को रखता? नहीं पता सर। हाँ लेकिन इतना पता है कि महेश रोज हॉस्पिटल जाता है। कौन सा हॉस्पिटल, कुछ याद है? नहीं, पर बाकी लड़के कह रहे थे कि वो लड़के को दिखने जा रहा है जो बहुत बुरी तरह से घायल है। गंदा खाना, गंदे माँ बाप, हर चीज ना ना ना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम गीता जी के भांजे हो? आप गीता मौसी को जानते हैं? हाँ, वो हमारे घर से बस 2 मिनट के रास्ते पे रहती है। मनोज, बठिंडा के सारे अस्पताल स्कैन करो। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि 11 साल का बच्चा बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन ये हमें पक्का नहीं पता कि इस महेश ने अस्पताल के रिकॉर्ड में अपना नाम असली लिखवाया या नहीं। सर बच्चे की टांग टूटी है, फिलहाल ढूंढने के लिए इतना काफी है। शुरुआत गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से करते हैं। पुलिस को उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा जहां महेश ने अपने ही नाम से बुरी तरह से घायल सचिन को एडमिट करवाया था। दरअसल उस हॉस्पिटल के अधिकारियों ने अपने इलाके के सबसे करीबी पुलिस स्टेशन को इस केस के बारे में सूचित किया था। ओके सर, बच्चे का नाम सचिन मौर्य है, उसको एडमिट कराने वाले आदमी का नाम महेश है। महेश, कहीं उसका नकली नाम तो नहीं है? सर, इस बच्चे के पेरेंट्स मुक्तिगढ़ उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ की पुलिस उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हाँ सर, इस बच्चे की एक मौसी है यहाँ भटिंडा में, गीता वर्मा, उनसे हमने कांटेक्ट कर लिया है। जी, मेरा नाम गीता वर्मा है, मुझे पुलिस का फोन आया था। ये सचिन मौर्य आपका भांजा है ना? जी। रात का सबसे सस्ता टिकट मिला है, परसों सुबह तक हम लोग भटिंडा पहुंच जाएंगे। हमारा लड़का ऐसा क्यों निकला जी? कभी हमारी बात नहीं सुनी, कभी नहीं। वो महेश भैया बोले वो गीता मौसी को बिल्कुल अच्छे से जानते, उनके घर से खाली 2 मिनट दूर रहते। फिर क्या हुआ बेटा? पहले तो वो उनका खाना खिलाए। लो खाओ, जी भर के खाओ आज।
ऐसा खाना बहुत दिनों बाद नसीब हुआ होगा ना। हम दिन भर गीता मौसी के घर जाने की बात करते रहे, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। ये सचिन के एडमिशन फॉर्म्स। रिश्तेदार का नाम महेश कुमार, इसने अपना नाम महेश कुमार लिखवाया। कम से कम घर से निकलने से पहले अपनी अम्मा से हमारा नंबर ले लेते। हमारे अब्बा बापू जी से झगड़ा हुआ था, हम गुस्सा थे उससे, इसीलिए मैं तरगट रहता। आपको क्या मालूम था ये सब होने वाला है? सबसे अच्छे स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उसे अर्जुन और सचिन के साथ बिठाओ। सर ये महेश अभी तक बठिंडा से छू हो गया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसका स्केच हमारे पास होगा तो उसे ढूंढने में आसानी रहेगी। मनोज, अभी उसके पास और भी बच्चे हैं। राइट सर। ये बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से उसे मिले होंगे और किन हालातों में मिले होंगे। हाँ, उन बच्चों के माँ बाप ने भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई होगी। पता नहीं बेचारे माँ बाप की क्या हालत होगी और कहाँ कहाँ की पुलिस उन्हें ढूंढ रही होगी। महेश नाम है इसका, बच्चों को अगवा करता है और फिर उनसे चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है, और इस वक्त ये हमारे लिए सबसे ज्यादा वांटेड है। फैल जाओ। गंजेड़ी भी होगा फिर ये, शायद। ये आदमी किसी भी कीमत पर हमें मिलना चाहिए। हमारा बच्चा, हमका माफी दे दो, अब ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। अच्छी बात है बिटवा कि ये बात तुमको समझ में आ गई, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अरे हम भी तो अपना गुस्सा पकड़ के बैठ गए, हमको क्या पता था तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा रे सचिन। कितना जुल्म किया रे मुझे अल्लाह। वही है साहब जी, पक्का वही है। कहाँ है? वो जी यहीं जो स्टेशन के पास जो फैक्ट्री है वहीं सोया हुआ है। क्या हुआ मालिक? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ले चलो इसे। मैंने क्या कहा मालिक, मैं तो यहाँ सोया हुआ था। तुझे सुलाने के सारे इंतजाम है हमारे पास, बिना दवाई के सारे इंजेक्शन है, प्लायर, सरिया, सब कुछ। ले चल। मालिक मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा यहाँ पे। मालिक मालिक मेरी बात सुनो। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कबाड़ के। साहब मैं यही करता हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हो साहब। क्या ढूंढ रहे हो साहब, कुछ तो बताओ। मालिक मुझे जाने दो ना। कुछ नहीं है जनाब, और कुछ हो भी नहीं सकता। महेश भाई, बच्चों ने भी तुझे यही कहा होगा ना बार बार, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कौन से बच्चे? वही बच्चे जो तू उठा के लाए। बोल बच्चे कहाँ? मालिक आप लोग गलत समझ रहे हो, गलत आदमी उठा ले। अरे निकालो मुझे यहाँ से, मैंने कोई बच्चे नहीं उठाए। हाँ सर, यही है। यही है वो। नसीब खराब है, मैं खुद अनाथ आदमी हूँ, दूसरों के बच्चों को उनके माँ बाप से क्यों अलग करूंगा मालिक। मालिक मालिक। पुलिस द्वारा 3rd डिग्री के बावजूद महेश बाकी के बच्चों का ठिकाना बताने से इनकार करता रहा। साहब, अब आपसे क्या छुपाएं? हमारे पिटवा सचिनवा अब की चौथी बार भागा है गुस्सा। हम दोनों दिहाड़ी मजदूर है साहब, इसकी मांगों को पूरा करने की ताकत ना है हमारे पास, और ना ही इस पे नजर रखने का टेम। पुलिस में रपट लिखाने जाए तो उस दिन की दिहाड़ी गई, कहाँ कहाँ ढूंढे साहब। पिछली 3 दफा घर से पैसा लेके भागा था, पैसा खत्म हो जाता था, घर आ जाता था। इस बार देखिए हम खुद ही आ गए इसको लेने। एक बात बताएं आप, जब मैं छोटा था ना, तब मैं भी अपने माँ बाप से झगड़ा करता था, जिद करता था, लड़ता था। मुझे लगता था वो मेरी बात क्यों नहीं मानते, बहुत गुस्सा आता था। लेकिन घर से भागने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि घर से भागने का मतलब
अपने आप को मुसीबतों में डालना। जब हम घर से भाग जाते हैं मुसीबतें आती हैं ना, और फिर देखो मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे या कोई चीज़ चाहिए तो हमेशा माँ और बाबा को बताओ। लेकिन अगर वो किसी बात के लिए मना करते हैं, कोई चीज़ तुम्हें लेकर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुमसे प्यार नहीं करते। प्यार तो करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो इसलिए घर से भागने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, अपनी माँ और बाबा से बात करो। आज के बाद हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो सब भाग गए साहब, सब भाग गए। मालिक, जैसे ही वो अर्जुन अपने बाप के पास भागा, वो 2-3 बंदे थे वो अपने रास्ते भाग गए मालिक। मुझे भी अपनी झोपड़ी छोड़नी पड़ी। बोल, वो तीनों बच्चे तूने कहां से उठाए थे? बोल। मालिक मैं बच्चे नहीं उठाता, मैं खुद बेसहारा बेहालात हूँ। इस बड़े शहर में गुम हुए बच्चों को मालिक मैं सहारा देता हूँ, उनको काम देता हूँ, वो काम सिखाता हूँ मालिक। मैं नहीं होता तो पता नहीं वो किनके हाथ लगे होते। बहुत बड़ा फरिश्ता बनता है तू, बच्चों का मसीहा है तू। तेरे काका का नाम क्या है ये बता, कौन से गिरोह के लिए काम करता है ये बता साले। मैं किसी गिरोह के लिए काम नहीं करता हूँ मालिक, मैं तो ये भंगार का काम करता हूँ, और बच्चे भी यही करते हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से साहब। अपनी मर्जी से? हाँ, तो बच्चों को इंजेक्शन लगाता था ना? हाँ, अब हम तुझे इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी बिना दवाई वाला, सिर्फ सुई के साथ। बोल। मालिक, मालिक मैं किसी बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगाता था मालिक। बोल, जल्दी बोल। दरअसल महेश अच्छी तरह से जानता था कि बाकी के बच्चे कहाँ हैं, और काफी 3rd डिग्री के बाद आखिरकार उसने अपनी जुबान का ताला खोला। पता शांति, वो चंदन कॉलोनी वाला लड़का, वो अर्जुन, उसके पोस्टर छपे थे, वो अपने घर वापस लौट गया। कमाल करते हो तुसी, पूरे मोहल्ले में पता है कि वो लौट आया। अरे इतना ही नहीं, पुलिस ने एक और बच्चे को भी ढूंढ निकाला उस भिखारी गैंग से, और उसको भी अपने माँ बाप के साथ वापस भेज दिया है यूपी। बड़ी चंगी गल है जी। अच्छा, उस गिरोह में और भी बच्चे थे ना, उनका क्या हुआ? इतना तो नहीं पता, पर हाँ उस गिरोह के सरदार को पुलिस ने पकड़ लिया है, और एक बच्चा अभी मिलना बाकी है। कोई गल नहीं जी, ये महेश बताए ना बताए, लेकिन इस तीसरे बच्चे को हम ढूंढ के रहेंगे। जनाब मैं पक्का तो नहीं बता सकता जी, क्योंकि महेश जो है वो बच्चों को कई बार दिन में 2-2 बार इंजेक्शन दे देता था। जनाब ये बच्चे कहाँ इस चक्कर में फंस जाते हैं। बच्चों का असली घर अपने माँ बाप के साथ है, प्यार और सुरक्षा के माहौल में। सही गल है जी। वैसे ब्रजेंद्र जी, अर्जुन को इस प्यार और सुरक्षा के माहौल में वापस लौटाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है जी। और इनफैक्ट अगर सचिन आज अपने माँ बाप के साथ है तो वो भी सिर्फ आप ही की वजह से। हमारा पूरा डिपार्टमेंट आपका बहुत धन्यवादी है जी, थैंक यू वेरी मच। और रही सचिन और अर्जुन के माँ बाप की बात, तो वो तो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देंगे जी। बस जनाब मेरी भी यही दुआ है जी कि बाकी के बच्चे भी जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाएं। अपने आप को पैदाइशी अनाथ बताने वाले और महेश को अपना सब कुछ कहने वाले पिंकू और विक्की की कोर्ट में पेशगी के बाद उन्हें चाइल्ड केयर कमेटी के हवाले कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों अपना अतीत भुलाकर एक नए सिरे से आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे। छोटू अभी तक लापता है। पुलिस को गहरा शक है कि महेश के खुफिया शिकंजे में और भी बच्चे हो सकते हैं जिनके बारे में वो खामोश है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उस पर आईपीसी की धारा 363A के तहत बच्चों के अपहरण और भीख मंगवाने के लिए अपाहिज करने के चार्जेस लगाए गए हैं। उस पर आईपीसी की धारा 506 भी लागू हुई है फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आज के इस केस में अर्जुन और सचिन घर लौट पाए। 2 और बच्चों को भी छुड़ाया गया। इन बच्चों के अपहरणकर्ता महेश का कहना है कि वो खुद इस व्यवसाय में जबरदस्ती लाया गया है और उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं। दर्द और ड्रग्स का मिश्रण बचपन और उसकी यादों का सफाया कर देता है। सड़क पर शून्य भाव से भीख मांगने वाले बच्चों में से कितने ही वाकई अनाथ हैं और कितने ड्रग्स लेकर अपने अपहरण की यादों को भुलाने की कोशिश करते हैं। क्राइम पेट्रोल की टीम ब्रिजेंद्र काजला को सैल्यूट करती है
जिन्होंने भीख मांगते बच्चों को पैसे देकर उनसे मुंह नहीं फेरा, बल्कि उनके बारे में और जानने की कोशिश की, और आज उसी वजह से 4 बच्चों को जिंदगी का तोहफा मिला। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।